अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं योगी कैबिनेट की। आज बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। 3 बड़े शहरों की सीमा का विस्तार किया जाएगा, इस पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। वाराणसी विकास प्राधिकरण में कई गांव शामिल होंगे, साथ ही गोरखपुर विकास प्राधिकरण में भी कई गांवों को शामिल किया जाएगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण से भी कई गांवों को जोड़ा जाएगा। सीएम की अध्यक्षता में इस कैबिनेट बैठक में कई सारे फैसले लिए गए, कई सारे प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 44 प्रस्ताव पास हुए। सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पर्यटन विभाग के 7 प्रस्ताव पास हुए हैं। पर्यटन गृह लीज पर दिए जाएंगे, इस पर भी मुहर लगी है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल की बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक की अध्यक्षता की। कई प्रस्ताव बैठक में रखे गए, जिनमें से 44 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें प्रस्ताव ये भी है कि 3 बड़े शहरों के सीमा विस्तार किए जाएंगे, जिसमें वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज शामिल है। तीनों ही प्रमुख शहरों के जो विकास प्राधिकरण है उससे कई सारे गांवों को जोड़ा जाएगा। जो आसपास के गांव हैं उन्हें जोड़ा जाएगा, ताकि वो भी विकास की धारा से जुड़ सके। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। जितने भी प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे गए, उनमें से 44 प्रस्तावों पर मुहर लगी। 44 प्रस्ताव पास हो गए हैं। इसी दौरान पर्यटन विभाग से जुड़े भी 7 प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसमें पर्यटन गृह लीज पर दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक का। प्रियम पाठक, जिस तरह से आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, कई सारे प्रस्ताव बैठक के सामने रखे गए, कैबिनेट के सामने रखे गए, जिनमें से 44 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इन प्रस्तावों में जो पास हुए हैं, मुख्य बिंदु क्या रहे और क्या कुछ वो मुख्य प्रस्ताव? बिल्कुल भैया, देखिए आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में अलग अलग विभागों के कुल 44 प्रस्ताव रखे गए थे इस कैबिनेट बैठक पे, जिसमें से 43 प्रस्ताव जो हैं उनको अनुमति मिली है। एक प्रस्ताव जो है उसको डिफर कर दिया गया है किन्हीं कारणों से, और बाकी अलग अलग विभागों के जो 43 प्रस्ताव थे उनको आज मंजूरी दी गई है, जिसमें प्रमुख रूप से पर्यटन विभाग, ऊर्जा विभाग, नगर विकास विभाग और IT इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रस्ताव हैं उनको मंजूरी दी गई है। और उसमें पर्यटन विभाग के 7 प्रस्ताव थे जिनको मंजूरी दी गई है, जिसमें पर्यटन स्थल को जो है बढ़ाने को लेकर, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन विभाग के राही गृह हैं उनको लीज पर देने की जो अनुमति है वो आज इस कैबिनेट बैठक से मिल गई है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि कई अहम जो प्रस्ताव हैं, इसके अलावा नगर विकास और ऊर्जा विभाग के भी कई प्रस्ताव जो हैं वो इसमें रखे गए हैं। सैमसंग डिस्प्ले नोएडा को 207 करोड़ रुपए की सब्सिडी का जो प्रस्ताव है उसको भी मंजूरी मिल गई। 2017 में इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा गया था, जब उसमें उसके कैपिटल को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी देने का प्रस्ताव पास हुआ था, और अब वो कुल मिलाकर 207 करोड़ रुपए जो है वो बनते हैं। तो उसको अब सैमसंग को जो है, सैमसंग डिस्प्ले जो कंपनी है नोएडा की, उसको 207 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा 4 सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस बनाए जाने का भी जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिली है। 9 अलग अलग जो कंपनियां थी उनमें अलग अलग तरीके की उनको NOC की आवश्यकता थी, उसके प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इसके अलावा जो सबसे अहम है वो है IPC और CRPC में जिस तरीके से बदलाव हुए हैं केंद्र की तरफ से, उनको प्रदेश में लागू किया जाना था, तो उसके प्रस्ताव को भी आज इस बैठक में रखा गया था और उसको भी इस बैठक में मंजूरी दे दी गई है। 1 जुलाई से जो बदले हुए जो प्राविधान है वो अब यहाँ पर भी लागू हो जाएंगे। इसके अलावा सबसे जो अहम है एंटी सेपेटरी बेल को लेकर जो है उसके प्रावधान में कड़ाई की गई है। महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए जो मामले होते हैं उसमें सरकार की तरफ से अब जो है और सख्ती बरती गई है कि उसमें पहले से एंटी सेपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत जो होती है वो ना दी जाए, तो उसका प्रस्ताव भी आज इस बैठक में रखा गया था और उसको भी आज मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा 2005 में 28 मार्च 2005 से पहले जिन भी नौकरियों का विज्ञापन निकला था उनमें जो लोग थे उनकी जो भर्ती हुई, उसके बाद तो 2005 के बाद से जो पेंशन का जो लाभ नहीं मिल रहा था वो उन लोगों को भी अब पेंशन का लाभ मिलेगा। यानी कि 28 मार्च 2005 से पहले जिन भी नौकरियों का नोटिफिकेशन हो गया था और जो भर्ती 2005 के बाद में हुई उनको भी जो पुरानी पेंशन है उसका जो है लाभ मिलता हुआ अब नजर आएगा। तो ये कह सकते हैं कि काफी अहम जो है ये अलग अलग जो प्रस्ताव थे वो रखे गए थे। रजिस्ट्री दफ्तर में अभी तक रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को जो है रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो अब पूरी प्रक्रिया जो है उसको ऑनलाइन करने का प्रस्ताव जो है उसको भी रखा गया था, तो उसको भी आज इसमें कैबिनेट में स्वीकृति जो है वो मिल गई है। इसके अलावा जो सबसे हमें पेपर लीक मामले में जो भी संस्था पकड़ी जाएगी उसे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा जो है
उसका भी प्रावधान जो है वो रखा गया है। तो उसको भी आज इसमें कह सकते हैं कि कैबिनेट की मंजूरी जो है वो मिल गई है। तो ये अलग अलग विभागों के जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे वो आज रखे गए हैं, उनको अनुमति मिल गई है। जो साफ तौर पर कह सकते हैं कि आज की जो बैठक रही है वो कई मायनों में अहम रही है, जिसमें 44 प्रस्ताव रखे गए थे। 43 प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। रिया प्रियम, जिस तरह से आचार संहिता जैसे ही हटी उसके बाद ताबड़तोड़ बैठकें सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है, चाहे वो अपने मंत्रिमंडल के साथ हो, अधिकारियों के साथ हो, और जिस तरह से आज की इस कैबिनेट बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जैसा आपने बताया पेंशन से संबंधित, महिला और बच्चों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उससे संबंधित, या फिर पेपर लीक से संबंधित, हर एक तबके को या एक तरह से देखा जाए हर एक क्षेत्र को यहां पर छूने की कोशिश की गई, ताकि जनता को जो है एक विश्वास जो है सरकार पर फिर से कायम हो सके। यहां पर जिस तरह से आगे अगर देखें 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या जनता को एक तरह से साधने के लिए ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव? देखिए रिया, जो ये इस तरीके के प्रस्ताव हैं वो हमेशा ही कैबिनेट में आते रहते हैं समय समय पर, लेकिन इस समय जरूर कह सकते हैं कि चूंकि आचार संहिता जिस तरीके से लागू रही, करीब करीब 3 महीने तक सरकार के जो कार्य थे वो बाधित रहे। अब जब आचार संहिता जो है वो समाप्त हुई तो उसके बाद से फिर से कह सकते हैं तेजी के साथ में सरकार की तरफ से जो कड़े निर्णय हैं वो लिए जा रहे हैं, जो कई परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता थी वो किए जा रहे हैं। और आज की इस कैबिनेट बैठक में हमने देखा जिस तरीके से चाहे वो सीआरपीसी, आईपीसी को लेकर जो चेंजेस हुए हैं उनको यहाँ पर लागू करना हो, महिला एवं बच्चों से संबंधित जो अपराध है उसमें और सख्त जो है सजा का प्राविधान करने से संबंधित जो प्रस्ताव हो उनकी बात हो, पेपर लीक का जो मसला है वो इस समय आप देखें तो पूरे देश में इस समय बना हुआ है, और ऐसे में वो एक बड़ा मुद्दा भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के दौरान भी दिखाई दिया, जब विपक्ष इसको उठाता हुआ नजर आया तो वो मुद्दे हों, तो उनको लेकर भी कई परिवर्तन करने के जो प्रावधान है वो किए जा रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं कह सकते हैं सरकार हर एक उस मुद्दे को छूती हुई नजर आ रही है, जिसके जरिए कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आम लोग जो है प्रभावित होते हैं या आम लोगों को उसका सीधे तौर पर लाभ मिल सके। तो इसको लेकर आज ये अलग अलग विभागों के कई प्रस्ताव जो है वो रखे गए थे और उनको आज कैबिनेट में जो है वो मंजूरी मिली है। प्रियम, जहां एक और ये प्रस्ताव भी है जिसमें 3 बड़े शहरों की जो सीमा विस्तार है उस पर मुहर लग गई है, उसको मंजूरी मिल गई है। इसमें वाराणसी विकास प्राधिकरण में भी कई जो आसपास के गांव हैं उन्हें शामिल किया जाएगा, गोरखपुर में भी और प्रयागराज में भी, कि जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, गांव हैं, उन्हें जोड़ा जाएगा विकास प्राधिकरण से। इसको किस तरह से देखें इस प्रस्ताव को? देखिए, नगर निगम की जो सीमाएं हैं इन तीनों ही जिलों की उनका विस्तार किया गया है और जो क्षेत्र है उसको बढ़ाया गया है ताकि वहां पर जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उसको बढ़ाया जा सके और नगर निगम के हिसाब से वहां पर उनका जो है वो जो डेवलपमेंट है वो हो सके। तो उसको लेकर आज उन तीनों ही प्रस्ताव को जो है वो कैबिनेट अप्रूवल की आवश्यकता थी, उनको कैबिनेट बैठक में रखा गया था, उसको लेकर बाकायदा चर्चा हुई हर एक चीज को लेकर, और उसके बाद इन सभी चीजों पर चर्चा होने के बाद में कैबिनेट ने इसको अपनी मंजूरी दे दी है। और इन तीनों प्रस्तावों को भी कह सकते हैं जो सीमा विस्तार है नगर निगम की, तीनों ही जिलों के नगर निगम की जो सीमा विस्तार का प्रस्ताव था उसको भी आज कैबिनेट में अनुमति जो है वो मिल गई है। तो न केवल इन्हीं प्रस्ताव को लेकर अगर आप देखें तो आज के तकरीबन सभी प्रस्ताव जो है वो आपको काफी महत्वपूर्ण जो है वो नजर आएंगे और साफ तौर पर कह सकते हैं बिल्कुल हर प्रस्ताव का अपना एक अलग महत्व यहाँ पर नजर आ रहा है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, बेरोजगार युवाओं के लिए हो, या जो पेपर लीक से परेशान युवा हैं उनके लिए हो, या पेंशन से संबंधित किसानों के लिए भी क्या कुछ प्रस्ताव यहाँ पर आज सामने आया प्रयोग? आज देखिए किसानों से संबंधित कोई प्रस्ताव जो है वो नहीं रखा गया। आज जो प्रस्ताव रखे गए थे वो मूल रूप से मैंने आपको अभी बताया भी कि अलग अलग विभागों के प्रस्ताव जरूर रखे गए थे और उनमें उनको लेकर चर्चा हुई, उनको अनुमति दी गई है और माना जा रहा है कि जल्दी अब इनके जो है आगे क्रियान्वयन का जो काम है वो किया जाएगा। कई ऐसे प्रावधान है जो यहाँ से पास होने के बाद अब उनको सदन में भी रखा जाएगा, वहां से उनको जो है आगे की अनुमति मिलेगी। तो ये कह सकते हैं कि आज की जो ये बैठक रही है उसमें चाहे वो सीआरपीसी आईपीसी को लेकर हो, चाहे फिर वो जो है इसके अलावा पुरानी पेंशन सिस्टम को लेकर हो जिसको लेकर लंबे समय बिल्कुल, यानी कई सारे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज मोहर लगी है। हालांकि इसके बाद आगे क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, कैसे इनको आगे पास कराया जा सकता है, विधानसभा के पटल पर भी रखे जाएंगे, उसके बाद क्या कुछ होता है उस पर सभी की निगाहें। प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी को लेकर दिए गए बयान पर खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बयान को लेकर मथुरा में ब्रज के संतों और लोगों के द्वारा एक महापंचायत की गई। इस बैठक में प्रदीप मिश्रा से 4 दिनों के अंदर माफी मांगने के लिए कहा गया है। साथ ही अगर प्रदीप मिश्रा के द्वारा माफी नहीं मांगी जाती है तो ब्रज और बरसाना के किसी भी मंदिर में उनके प्रवेश पर रोक लगाने का भी निर्णय लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ महापंचायत की गई। आपको बता दें कि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद ये जो विवाद है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है।
कि यदि उसने महापंचायत के निर्णय के अनुसार राधा रानी जी की चौखट पे माफी मांगने की इच्छा से यदि वो यहाँ आता है और संतों की आज्ञा होती है, तभी उसको लाडली जी की चौखट पे घुसने दिया जाएगा। अन्यथा अगर वो माफी मांगने नहीं आता है और सोशल मीडिया पर इस शब्द का प्रयोग कि मेरी मंदिर मारी गई, इस शब्द में मुरारी बापू जी ने 10 दिन बिगाड़े थे कि ये शब्द को मत बोलो। कितने कितने बड़े बड़े संतों ने आग्रह किया, लेकिन ब्रजवासियों ने नहीं माना। इनके लिए भी वही वक्तव्य है, वही शब्द है कि मेरी मंदिर मारी गई, कि लाडली जी के बारे में मैंने ये अपराध किया। पहले यह बोलेगा सोशल मीडिया पर और मीडिया के चैनलों पर, उसके बाद माफी मांगने के लिए से आएगा, तब उसको प्रवेश दिया जाएगा। अन्यथा बरसाना की चौखट पर उसको प्रवेश नहीं मिलेगा। कि यदि उसने ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद फारूक का। मोहम्मद फारूक, जिस तरह से कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी को लेकर जिस तरह से बयान दिया गया था और उससे संबंधित जो विवाद है अब वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात इतनी बढ़ गई है कि साधु संतों ने जो है महापंचायत कर डाली। जी बिल्कुल रिया, ये मामला जो है कई दिन से लगातार सुर्खियों में है। मथुरा में जो बरसाना में श्री राधा रानी जी का, लाडली जी का जो मंदिर है, श्री राधा रानी जी पर प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक हैं, उन्होंने एक गलत टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर तमाम मथुरा के साधु संतों में और सनातनी धर्म के लोगों में एकदम जो है उबाल आ गया। और उस उबाल पर साधु संतों ने पहले पंचायत करी थी, इसके बाद वृंदावन में भी एक पंचायत उनके खिलाफ हुई थी और उनसे कहा गया था कि साफ तौर पर आपको माफी मांगनी होगी, खुलेआम आपको माफी मांगनी होगी। लेकिन उन्होंने माफी भी नहीं मांगी। उनके खिलाफ पुलिस में तहरीर भी दी गई थी और जिसमें उनके खिलाफ एक मुकदमा भी लिखा गया था। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने जो अभद्र टिप्पणी की थी श्री राधा रानी जी के लिए, उस पर तमाम जो है ब्रजवासियों के संत, ब्रजवासी हैं और संत हैं ब्रज के, उनमें उबाल पैदा हो गया। कल बरसाना में महापंचायत हुई। उस महापंचायत में साधु संतों ने एक स्वर से ऐलान किया कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा जब तक यह बात नहीं की जाएगी कि मेरी मति मारी गई थी, तब मैंने ये बयान दिया है और मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूं। और उनको जो है तमाम टीवी चैनल्स के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से माफी मांगनी पड़ेगी, तभी उसके बाद में उनको ब्रज के मंदिरों में घुसने दिया जाएगा, वरना उनको जो है ब्रज के मंदिरों में एंट्री करने नहीं दी जाएगी। जी रिया, जिस तरह से मोहम्मद फारूक ये विवाद जो है बढ़ता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है और महापंचायत में भी साफ तौर पर जो साधु संत थे ब्रज के और बरसाना के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि माफी तो मांगनी पड़ेगी और 4 दिन का समय दिया है। ऐसे में प्रदीप मिश्रा का क्या कुछ बयान सामने आया है? क्या उनकी तरफ से कुछ बोला गया है? कोई प्रतिक्रिया दी गई है इसको लेकर? जी बिल्कुल रिया, अभी प्रदीप मिश्रा की तरफ से कोई जो है प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, ना ही उन्होंने कभी सामने आकर इस बाबत कोई बयान दिया है। लेकिन अपनी जब तक वो गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, संत रमेश बाबा जो विश्वविख्यात हैं, उन्होंने भी इस महापंचायत में ऐलान कर दिया कि उनको जो है ब्रज में घुसने नहीं दिया जाएगा जब तक प्रदीप मिश्रा माफी सार्वजनिक तौर पर नहीं मांगते हैं, तब तक उनको ब्रज में एंट्री उनकी बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। तो तमाम साधु संतों में जो है रोष व्याप्त हो गया है इसको लेकर और अभी तक प्रदीप मिश्रा द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी न मांगना एक जो है गंभीर मामला जो है दर्शाता है। और इस तरीके से जो है एक श्री राधा रानी जी को के बारे में अभद्र टिप्पणी करना या उनके बारे में गलत कहना, इसको लेकर ब्रजवासी और तमाम संतों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और ये मुद्दा कई दिन से लगातार बिल्कुल, क्योंकि ब्रज के बरसाना के जो भी साधु संत है वो पूरे इस मसले से जो है काफी ज्यादा नाराज या आक्रोशित है। उसके बाद महापंचायत की जाती है, निर्णय भी ले लिया जाता है कि अगर प्रदीप मिश्रा 4 दिन के अंदर माफी नहीं मांगेंगे तो उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा ब्रज के किसी भी मंदिर में। ऐसे में मोहम्मद फारूक, अगर प्रदीप मिश्रा की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, जैसा आपने भी कहा कि अभी तक ना ही कोई प्रतिक्रिया सामने आई, ना ही उन्होंने माफी मांगी है, तो आगे जाकर क्या जो संत समाज है वो कुछ और सख्त निर्णय या एक्शन ले सकता है? जी बिल्कुल रिया, संत समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कल महापंचायत में हमने देखा तमाम साधु संत मौजूद थे और विख्यात जो संत हैं श्री रमेश जी, रमेश बाबा, वो भी उसमें मौजूद थे
साफ तौर पर कहा था कि 3 दिन के अंदर उनकी प्रतिक्रिया नहीं आती है। तमाम टीवी चैनल्स के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से वो माफी नहीं मांगते हैं और ये बात नहीं कहते हैं कि मेरी मत मारी गई थी तब मैंने इस तरीके का बयान दिया है और ऐसी मैंने अभद्र टिप्पणी की है, उसको उनको कहना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको बिल्कुल। यानी राधा रानी पर की गई अभद्र टिप्पणी से जुड़ा ये पूरा जो विवाद है ये गर्माता जा रहा है। संत समाज ने यहां पर कड़ा एक्शन लेते हुए महापंचायत भी की है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ एक्शन यहां पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ लिया जाता है, क्या कुछ निर्णय और लिया जाता है या आगे किस तरह से संत समाज अपना आक्रोश दिखाता है, इस पर सभी की निगाहें। मोहम्मद फारूक आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं अब बात कर लेते हैं लखनऊ की। लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, नीट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। सपा की छात्र सभा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हुई और प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से नीट परीक्षा में धांधली का विवाद पूरी तरह से देश भर में उबाल मार रहा है। यूपी की बात करें, बीते दिनों हमने देखा किस तरह से यूपी की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के नेता और पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया था। वहीं प्रदर्शन जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी भी बढ़ चढ़कर नीट पेपर में धांधली को लेकर प्रदर्शन पर उतर आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। यानी नीट परीक्षा में धांधली को लेकर देश भर में जगह जगह प्रदर्शन चल रहा है। इससे पहले यूपी की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के पदाधिकारियों और नेताओं ने प्रदर्शन किया। अब इसी कड़ी में नीट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर समाजवादी पार्टी भी अब सड़कों पर उतर आई है। हल्ला बोल जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी की छात्र सभा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। सड़क पर बैठकर अपनी आवाज जो है वो बुलंद की। वहीं प्रदर्शनकारियों और पुलिस बल के बीच थोड़ी सी झड़प भी यहां देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। तो नीट यूजी की परीक्षा में जिस तरह से धांधली की बातें सामने आई थी, हालांकि छात्र जो है लगातार नीट यूजी को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान सरकार और प्रशासन भी अपना रुख स्पष्ट कर चुका है कि नीट की परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। वहीं अब नीट मामले में सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। सीबीआई पूरी तरह से नीट मामले में जांच कर रही है। हालांकि इसी दौरान विपक्ष के जो तमाम दल है वो नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। इससे पहले राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के नेता और पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, छात्र संघ नेता सड़कों पर उतर आए हैं। तो नीट को लेकर पूरी तरह से सियासी सरगर्मी तेज है। आप देख सकते हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर रोड में, सड़कों पर हल्ला बोल किया। परीक्षा फिर से कराने की यहां पर जनता जो है लगातार अपील कर रही है नीट को लेकर। इसी दौरान अब सियासत भी गर्मा गई है। सीधा रुख कर लेते हैं लखनऊ से संवाददाता चंदन वर्मा का। चंदन, जिस तरह से देश भर में नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर सियासत जो है गरमाई हुई है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में भी हमने देखा बीते दिनों राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के नेता और पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया था। अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़कर हल्ला बोल कर रहे हैं। चंदन, तमाम जो पार्टियां है वो प्रदर्शन करके भी नजर आ रही है कि आज समाजवादी पार्टी ने भी एक बड़ा प्रदर्शन किया है। हालांकि साफ तौर पे जिस तरह से प्रदर्शन देखने को मिला, तमाम तरह की जो बैरिकेटिंग्स थी वो लगाई गई थी। हालांकि इनका पूरा मैंने प्लान ये था कि विधानसभा घेरेंगे और विधानसभा में जाकर प्रदर्शन करेंगे। साफ तौर पर जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि आज सदन भी है, हालांकि सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक ले रहे हैं। ऐसे में जो तरह से समाजवादी का आगे प्रदर्शन देखने को मिला है, तो साफ तौर पे जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो शिक्षा मंत्री है उनको इस्तीफा दिलाया जाए और ये जो
जो धांधली हुई है इसमें एक सख्त कदम उठाया जाए। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का जो कड़ा रुख देखने को मिल रहा है, उसमें लगातार एसटीएफ भी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही, लेकिन विपक्ष अपनी रोटी सेकने से भाग भी आ रहा लगातार। वो चाहे कांग्रेस की बात करी जाए, चाहे बसपा की बात करी जाए, और चाहे बात करी जाए सपा की। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, उसके बाद आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने प्रदर्शन किया था, हालांकि लाखों की संख्या में तादाद में वहां लोग पहुंचे थे, कार्यकर्ता पहुंचे थे। 3 लेयर में ये बैरिकेडिंग लगाई गई थी और इनको विधानसभा की तरफ जो इसका रुख हो रहा था उसको लेकर तमाम जो पुलिस के अधिकारी थे, पुलिस बल था, उसने रोकने का पूरा तरह से प्रयास किया। चंदन, जिस तरह से आपने कहा कि विधानसभा घेराव की तैयारी थी, वही भारी संख्या में पुलिस बल पहले से तैनात है और हल्की बहुत झड़प और नोकझोंक भी देखने को मिली। कई सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। अभी की स्थिति की बात करूं, अभी स्थिति क्या नियंत्रण में है? पूरी तरह से नियंत्रण में हो चुकी। तमाम जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी है, वो वहाँ मौके पर ज्ञापन लिया। अभी स्थिति को देखने की बात की जाए तो पूरी तरह से स्थिति जो है वो सामान्य होती नजर आ रही है और जो कार्यकर्ता है वो भी अब लौटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन आज सुबह से ही देखने को मिला, साफ तौर पे जिस तरह से विधानसभा में लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही थी, तो ऐसे में बिल्कुल, यानी लगातार विपक्ष के जो नेता है, विपक्षी जो दल है, वो नीट परीक्षा धांधली को लेकर लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल के लिए स्थिति नियंत्रण में यहाँ पर कर दी गई है, लेकिन आगे किस तरह से नीट परीक्षा में धांधली को एक मुद्दा बनाया जाता है, आगे किस तरह से विपक्ष एक साथ मिलकर आवाज बुलंद करता है, उस पर सभी की निगाहें। चंदन, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।